हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 11 अक्टूबर और आज के दिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है करंट अफेयर को लेकर के, जो कि मैं प्रातः सुबह 6 बजे अपनी डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे लेकर आता हूं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए। जो भी भाई, जो भी बहन एसएससी के थ्रू या सीटेट की तैयारी करने बैठा है, दिसंबर में जो पेपर होगा, या बैंक से रिलेटेड या कोई भी डिफेंस से रिलेटेड या स्टेट पीसीएस तक की अपनी प्रिपरेशन में लगा हुआ है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए मेरी डेली करंट का तहलका जो कि प्रातः सुबह 6 बजे आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन 101% आ सकते हैं और आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। आप प्रॉपर तरीके से हर रोज मेरी क्लास को लेते रहिए और आपका आने वाले जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें 101% एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा डेली करंट का तहलका से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अब जैसा कि मैं रोज करवाता हूं, अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस, सबसे पहले 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उसके बाद 2 अक्टूबर को आपको पता होगा अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी, और 3 अक्टूबर को चलेंगे विश्व प्राकृतिक दिवस, फिर 4 को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, उसके बाद 4 अक्टूबर को ही पशु कल्याण दिवस। ठीक है, विश्व सत्रह है। 5 अक्टूबर को आपको पता होगा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वायु सेना दिवस, जो कि 90वां वर्षगांठ बनाई थी वायुसेना ने। ठीक है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस था, कल या मतलब कि कल जो निकल गया है। ठीक है, और मैं बता दूं नेक्स्ट जो है, आज जो है 11 अक्टूबर, इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डे है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ये निशान लगा लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर के अंतर्गत। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रायपुर में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया है? इंपोर्टेंट है। भूपेश बघेल ने, ममता बनर्जी ने, श्रीराम ठाकुर ने, जयराम ठाकुर ने, हेमंत सोरेन जी ने? तो ये इंपोर्टेंट है, भूपेश बघेल जो कि सीएम है कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट ही। ये जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक है पहली बार हो रहा है और इसमें कौन कौन से खेल ऐड हो रहे हैं आइए जानते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम के छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया। और वहीं मैं बता दूं 2022 और 23 में कुल 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों का, जो पारंपरिक जो हमारी परंपरा है उसको, जैसे कि गिल्ली डंडा, पिट्ठू है, सांकली है, लंगड़ी रेस है, कबड्डी, खो खो, कच्छा जैसे पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है किसके अंतर्गत? छत्तीसगढ़ ओलंपिक में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन उठ सकता है, ये पहली बार हो रहा है। वहीं पर मैं बता दूं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 सत्रों पर आयोजित किया जाएगा और यह 6 जनवरी 2023 तक जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एक बहुत खेल आयोजन, बहुत अच्छा खेल आयोजन किया जा रहा है। इसमें खेल विकास खंड, शहरी क्लस्टर स्तर, जिला स्तर तक भी ये आयोजन किया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ ओलंपिक। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के सीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। इसका उद्देश्य है मुख्य है कि युवा मतदाताओं में क्षेत्रवाद की भावनाओं को पैदा करना। ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में खेलों में आए, खेलों में उतरे। ठीक है, अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाएं, ये सभी चीजें। ये अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट है जहां स्थानीय खेलों पर ध्यान दिया जा रहा है, जो एक पारंपरिक खेल होते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो इंग्लिश में आपके लिए ये रहे, आप देख सकते हो। और जो मेरी पीडीएफ है क्लास के अंतर्गत, वो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सरकार ने कौन सी सेना में नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है? आपको दिख रही प्रॉपर तरीके से, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को जो कि मनाया गया था। इसी के अंदर आईएएफ ने, इंडियन आर्मी फोर्स के अंतर्गत वेपन सिस्टम को मतलब कि निर्माण किया गया है। तो मतलब अपने इसका राइट आंसर हो जाता है सी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय वायुसेना। मैं बता दूं थोड़ा सा पॉइंट करके, डब्ल्यूएस शाखा में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर, दूर से संचालित विमान और दबिन एक से अधिक चालक दल वाले विमानों में हथियार प्रणाली ऑपरेटर की 4 विशेष धाराओं को ऑपरेट शामिल होंगे। यह भारतीय वायुसेना युद्ध लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाएगी और डब्ल्यूएस शाखा के निर्माण के साथ सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटर इकाई को एकत्रित करेंगे, जो कि एयर चीफ मार्शल जो यहाँ के वीआर चौधरी जी हैं अपने। और आजादी के बाद ये पहली बार, ये इंपोर्टेंट है, एक नई परिचालन शाखा का बनाई जा रही है। इस शाखा को बनने में 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो ये चलाया जा रहा है। इस वर्ष के आईएएफ वर्षगांठ समारोह को विषय आईएएफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर
ये आपका विषय रहा है, मतलब थीम रही है इस साल के 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अंतर्गत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सी पॉइंट निकल के आए वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। ठीक है, मैंने पहले नहीं बताए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मेहसाणा जिले में मोटेरा को भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? आपको पता होगी आजकल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है गुजरात, चाहे गेम में लगा लो चाहे वैसे भी जो भी उद्घाटन और जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, जो भी चीज की जा रही है। ठीक है, जैसे कि आज गुजरात के अंतर्गत ये है, मेहसाणा जिले में मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया है। ये 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा इसको बताया। पीएम मोदी ने गांव में 3900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को नींव रखी। गांव में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट है। इसमें बिजली पैदा करने के लिए घरों में स्थापित 1 किलोवाट क्षमता वाले 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम है। दिन में सोलर पैनल से गांव में बिजली मिलेगी। ठीक है, और इसमें बीएनएस सौर ऊर्जा भंडार के लिए जिसका उपयोग रात के दौरान किया जा सकता है। इस सार विकास परियोजना में 2 चरण केंद्र और राज्य दोनों सरकार 280 करोड़ से ऊपर का निवेश किया जा रहा है इसके अंतर्गत। और यह पुष्पावती नदी के किनारे है। ये सभी चीजें आप जान सकते हो। चालुक्य शासन के दौरान में निर्मित एक सूर्य मंदिर भी स्थित है। कहां पर? गुजरात के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाइयों, जो सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है आप याद कर लेना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है इसके भी। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित है? इनकी कौन सी पार्टी थी? आपको पता होनी जरूरी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बड़े ही नेता थे ये। ठीक है, राजनीति के अंतर्गत, और वो भी उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इंपोर्टेंट, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये 3 बार सीएम रह चुके हैं, आपको मैं बता दूं। इनकी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं टोटल 3 बार। 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा के सदस्य थे। उनका जन्म 1939 में उत्तर प्रदेश के सैफई गांव में हुआ था, जो कि ये इटावा जिले में पड़ता है, यूपी के। ठीक है, 3 बार ये क्या रहे मुख्यमंत्री, जो कि 89 से 91 2 साल, 93 से 95, 2003 से 7 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं अखिलेश यादव के पिताश्री मुलायम सिंह यादव जी। ठीक है, तो उन्होंने 1996 से 98 तक 21वें रक्षा मंत्री के रूप में, ये क्वेश्चन उठ सकता है यूपी वालों के लिए। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। उन्हें जो नेताजी के नाम से जाना जाता है, और जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, जो इनको अपने मतलब कि राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनको धरती पुत्र या मिट्टी का पुत्र कहकर पुकारते हैं, किनको? मुलायम सिंह यादव जी को। ये पहली बार 1967 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए चुने गए थे, और ये 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने हैं। ये भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस व्यक्ति ने 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे, मतलब कि आज के दिन इसका उद्घाटन हो रहा है महाकाल लोक का। इसका भी प्रॉपर तरीके से चर्चा करूंगा। ये पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये माहौल है, कितना सुंदर दृश्य है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे आज पीएम मोदी जी, और उज्जैन में नवनिर्मित महाकाल लोक के उद्घाटन के लिए दिन मध्य प्रदेश में दीपावली के तरह दीपों का पर्व होगा। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के सभी प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। और पीएम मोदी 11 अक्टूबर 2022 को 856 करोड़ के महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 900 मीटर से अधिक लंबा गलियारा है महाकाल लोक का। भारत के सबसे बड़े ऐसे गलियारों में से एक पहचाना जाता है ये महाकाल लोक। ठीक है मेरे भाई, आपको पता होनी चाहिए कई कई चीजें जो भी आप पीडीएफ से पढ़ोगे। अब कहाँ का पत्थर कैसा ये यूज किया गया है, कितने इसमें अलंकृत स्तंभ हैं, कितने इसमें चित्र हैं, ये सभी चीजें मैंने लिखी हुई हैं आपके सामने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि 18 साल से कम की उम्र की बच्चियों की। राजस्थान है, पंजाब है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है। तो झारखंड है, और इनमें से कई 1-2 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 18 साल की कम उम्र की बच्चियों की शादी कर दी जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किए गए जनसंख्या सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि यह सर्वेक्षण 2020 में रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट सितंबर में प्रकाशित हुई, और सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड ऐसा एक
प्रदेश है जिसमें 18 साल की उम्र में पहले शादी करने वाली लड़कियों के प्रतिशत 5.8% है मेरे भाइयों। ठीक है, और मैं बता दूं सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने वाली महिलाओं की प्रतिशत 1.9 है। राज्य स्तर पर यह केरल 0.0 से लेकर झारखंड में 5.8 तक है। ठीक है, मतलब केरल में बिल्कुल भी नहीं है, वहीं पर झारखंड में 5.8 तक पहुंच रहा है ये आंकड़ा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि बाल विवाह झारखंड ग्रामीण क्षेत्रों में और 7.3% और शहरों में 3% है। झारखंड राज्य की बात बता रहा हूँ जिसकी राजधानी, इन कमेंट मुझे बताना। नेक्स्ट है कि सर्वेक्षण के अनुसार केवल 2 राज्य जहां आधे से अधिक महिलाओं की शादी 21 वर्ष से आयु तक पहुंचने से पहले कर दी जाती है, वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है मेरे भाइयों, पश्चिम बंगाल में 54.99 लड़कियों की शादी 21 साल से पहले उम्र में कर दी जाती है। झारखंड में वही 54.6% लड़कियों की शादी 21 साल से पहले कर दी जाती है। ठीक है मेरे भाइयों, ये दो राज्य के आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं, ऑप्शन में दे दे तो दोनों को भर देना। ठीक है, एक साथ। ठीक है मेरे भाइयों, इंग्लिश के में आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर अखिलेश गुप्ता को सचिव के रूप में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइंस इंजीनियरिंग, मतलब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के ये आपके सामने इन्होंने सिक्योरिटी बना दिया गया है। किसको? अखिलेश गुप्ता जी को। ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए थोड़ा मैं इनके बारे में बता दूं। 8 अक्टूबर को 2022 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अखिलेश गुप्ता को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, डॉक्टर गुप्ता ने संदीप वर्मा का स्थान लिया है। 7 अक्टूबर को उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था और उनकी जगह इन्होंने लिए। ठीक है, इन्होंने डॉक्टर गुप्ता नीति समन्वय और कार्यक्रम प्रबंध प्रभाग के प्रमुख थे और डीएसटी में 5 राष्ट्रीय मिशनों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के समय समग्र प्रभावी थे। कौन? ये अखिलेश गुप्ता जी। ठीक है, जो कि अब किसके बंचे हैं? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के सिक्योरिटी, यह सेक्रेटरी, सॉरी, यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वैधानिक ने कहा है। ठीक है, SERB आप याद रख सकते हो, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यह 2009 में भारत की संसद के एक अधिनियम शहरी एक्ट 2008 के द्वारा स्थापित किया गया था। बोर्ड की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार के सचिव द्वारा की जाती है। बोर्ड की स्थापना विज्ञान और इंजीनियरिंग पे बुनियादी अनुसंधानों को समर्थन करने के लिए, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए धन की पेशकशी करने के लिए ये इंपोर्टेंट है, की गई थी। किसकी? इस SERB की। ठीक है मेरे, एक्ट इसका 2008 है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पंकज आडवाणी ने अपना कौन सा वह विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है? जैसे आपको देख सकते हो, खेलते होगे आप इसको। ठीक है, टेबल बॉल बोलता हूं मैं, तो मतलब कि ये है तो यही बिलियर्ड्स नाम से पुकारा जाता है। तो इनका 25वां है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है पंकज आडवाणी का। ठीक है, पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? इन कमेंट मुझे बताना। 2022 में IBF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस में विश्व मंच पर अपना 25वां स्वर्ण पदक जीता, ये भी रिकॉर्ड है इनका अपना। उन्होंने फाइनल में भी भारत के ही सौरभ कोठारी को 4-0 से हराकर, अपोजिट में मतलब कोई और नहीं था, भारत का ही था। अपने 25 खिताब के साथ आडवाणी सभी खेलों को विश्व चैंपियंस में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय बने गए हैं। और इस जीत के साथ आडवाणी ने कैलेंडर वर्ष में रिकॉर्ड 5वीं बार बिलियर्ड्स नेशनल एशियन वर्ल्ड गोल्डन टारगेट पूरा किया। महामारी के कारण यह जो आयोजना की जा रही, मतलब की गई थी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, ये 2019 के बाद अब हो रही है। 3 साल बाद के अंतराल में आयोजित की गई, जिसमें कौन जीता है? अपने भारत के पंकज आडवाणी, उनके 25वां स्वर्ण पदक था। ठीक है, आप याद कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, या फिर आप आपसे गेम की पूछ सकता है कि बिलियर्ड्स को कौन सा खिलाड़ी लेकर आया 25वां स्वर्ण पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया। यह किस राष्ट्रीय देश से में शुरू हुआ है? ठीक है, यह उद्घाटन इसका हुआ है। तो आपको देख सकते हैं वेलिंगटन किस देश में है? स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि हमारे विदेश मंत्री जो कि एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। न्यूजीलैंड अपनी यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायुक्त चांसरी का उद्घाटन किया। भारत और न्यूजीलैंड के नौसेनाओं में
व्हाइट शिपिंग इमोशन, कुल मिलाकर समुद्री जो है ना, समुद्री क्षेत्र को लेकर के इसमें समझौता हुआ है। नौसेना के अपने एडमिरल आर हरि कुमार जी और न्यूजीलैंड के जो कि डेविड प्रॉपर के बीच में एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हस्ताक्षर होते हैं प्रॉपर तरीके से हुए हैं। हाल ही के वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में काफी मजबूती आई है। भारत के न्यूजीलैंड का 11वां सबसे बड़ा टू वे ट्रेंड या ट्रेंडिंग पार्टनर है। भारत का मुख्य रूप से न्यूजीलैंड के फार्मेसी जो दवाई है, ठीक है, कीमती धातुओं पर रत्नों और वस्त्रों, मोटर वाहनों का निर्यात करता है। न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 5% भारतीय है। 2,40,000 भारतीय न्यूजीलैंड में रह रहे हैं फिलहाल जो है, ठीक है। 2,40,000 कम ना हो जनसंख्या, छोटा सा देश है, आप देखोगे उसमें तो आपको नजर आ जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन ही है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पूनो राष्ट्रीय उद्यान जिसके अंतर्गत अब निमीबिया से जो चीते लाई गए थे। अच्छा ये बताओ इन कमेंट मुझे कि कितने चीते लाई गए थे, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के कुनोनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। आइए थोड़ा मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के कुनोनो नेशनल पार्क में अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्र में चीता को बसाए जाने की परियोजना की निगरानी 9 सदस्यीय टास्क फोर्स किया गया है। ये जो मध्य प्रदेश वन पर्यटन और एनसीएड नई दिल्ली के महानिरीक्षक जो है डॉक्टर अमित मलिक शामिल हुए हैं, जिसको लेकर के 9 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाया गया है, ठीक है। इनकी निगरानी में ये सभी चीते रहेंगे, कुनो नेशनल पार्क रहेगा, ठीक है। कोई भी समस्या आएगी उनको दूर करेंगे, ठीक है। ये सभी चीजें रखवाली के लिए एक जो मतलब कुल मिलाकर जो ये परियोजना के तहत ये जो टीम बनाई गई है, इसको लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टास्क फोर्स प्रगति की समीक्षा करेगी, चीता के स्वास्थ्य की स्थिति को निगरानी करेगी, वही चीज मैं बता रहा था। यह शिकार कौशल और चीतों को कोनो नेशनल पार्क के आवास के अनुकूल की निगरानी भी करेगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये अब तो कई दिन हो गए, अब तो शिकार करने शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी तक तो अपना खुद ही गिर जाते थे और एंजॉय करते थे, ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी हुई होगी और हर क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है। पीडीएफ आप प्रॉपर तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल से के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम से, ठीक है। तो विदा लूंगा अपने भाइयों से, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।